आपका बचपन मैंने देखा, आप तो फौज में जाना चाहते थे, राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं था आपका? जी, मैं एक सामान्य परिवार में और एक फौजी परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सेना में थे और हमारे यहाँ एक परिपाटी भी है कि प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में होता है और हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सेना के साथ संबंध है। तो मैं भी सेना में जाना चाहता था, लेकिन परिवार में अकेला होने के कारण से माँ ने कहा कि नहीं, तुम सेना में नहीं जाओगे। तो मैं सेना में तो नहीं जा पाया, लेकिन सेना के जो संस्कार हैं, सेना का जो अनुशासन है, जो समयबद्धता है, वो सारी मैंने सेना से विरासत में मिली, क्योंकि पिताजी के साथ बचपन से ही सेना के साथ पढ़ा बड़ा हुआ। तब माँ से शिकायत तो नहीं होगी कि उन्होंने फौज में नहीं जाने दिया, वरना यहाँ तक कैसे पहुँचते? नहीं, देखिए, सेना में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जा पाया, लेकिन जो एक सैनिक अपने कर्म क्षेत्र में जाकर करता है, उसको अपने कर्म क्षेत्र में करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये सही है कि शुरुआती ज़िंदगी मुश्किल थी, स्कूल, पढ़ाई, गांव? एक ऐसे गांव में जन्म हुआ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के नज़दीक, पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र, और स्कूल जाने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। और अभी नए बच्चे या हमारे यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऑडियंस हैं जो आए हैं इसमें, तो आप सब लोग पाठी जानते हैं? कोई तख्ती जिसको बोलते हैं, तो हम लोगों ने उस तख्ती में पढ़ाई करी है। इन लोगों ने जो यूट्यूब पर देखा होगा तख्ती। जी जी। तो वो तख्ती में हम लोग पढ़ाई करते थे और रात दिन में स्कूल में जाके लिखते थे तख्ती में। दवात में जो खड़िया था वो घोला जाता था, कलम से लिखाई होती थी, और जब घर आ जाते थे तो घर आने के बाद उसको मिटाते थे। मिटाने के बाद रात में जो रेडियो के सेल होते थे, रेडियो के सेलों में से जब वो पूरा सेल यूज हो जाता था तो उसमें से वो जो काला निकलता था, उस काली को पोत देते थे भिगा के, और प्रातःकाल जो है स्कूल जाने से पहले दवात से, उसी दवात से हम घोटा लगाते थे और चमकाते थे। कोशिश करते थे कि जैसे शीशा होता है दर्पण, वैसे आरसी की तरह वो बन जाए और उसमें जो है तस्वीर दिखाई देने लगे सामने से। फिर उसका लिखने का मज़ा होता था। और इसके अलावा बैठने के लिए जो स्कूल थे, उन स्कूलों में कोई फर्श नहीं होता था, खड़ंजा भी नहीं होता था, केवल मिट्टी में बैठना होता था और नीचे से ठंड भी लगती थी। तो घर से जो टाट होती थी, बोरी होती थी, खाद आती थी जिसमें, या कोई अन्य सामान आता था, उसको भी हम अपने बस्ते में लेकर जाते थे साथ में, उसको बिछाते थे, फिर उसको वापस आते थे। तो इन हालातों में हम लोगों ने अपने, उस समय नए कपड़ों का भी शौक़ होता होगा, उस समय खाने पीने का भी शौक़ होता होगा। नए कपड़े तो हम लोगों को 1 साल में, 2 साल में कभी तब बनते थे जब परिवार में कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम होता था, या कभी हमारे यहाँ जो पहाड़ में मेले होते थे उनमें होता था। और जो दूसरी बात आपने पूछी खाने की, उसमें आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि हम पूड़ी नहीं खाएंगे, हम हलवा नहीं खाएंगे, यही होता है ना। हम लोगों के समय में हम खुश होते थे कि अभी दीपावली आने वाली है, अभी हमारा ये त्यौहार आने वाला है। जैसे माघ के महीने में हमारे यहाँ एक घुघुतिया त्यौहार होता है, मकर संक्रांति को। जैसे देश में अलग अलग जगह पर इस त्यौहार को मनाते हैं, कहीं मकर संक्रांति, कहीं माघी, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू। तो हमारे यहाँ पर एक घुघुतिया त्यौहार होता है, मकर संक्रांति का, उत्तरायणी का त्यौहार। तो हम बहुत दिनों से इंतज़ार करते रहते थे कि कब त्यौहार आएगा, कब हमको पूड़ी खाने को मिलेंगी, कब मांस के पकौड़े होते हैं वो बन के मिलेंगे, कब हमको हलवा मिलेगा। इंतज़ार करते थे और साल में एक आध बार ऐसा अवसर आता था। आप पहले MBBS करना चाहते थे, फिर आपने मैनेजमेंट किया, फिर आपने लॉ किया, फिर आपने एक और डिप्लोमा किया, तो कन्फ्यूजन था कि क्या बनना है? तो ये सच है बिल्कुल कि मैं
मेडिकल में जाना चाहता था, MBBS करना चाहता था। हम 4 लोग लखनऊ पहुँचे, तो हमको किसी को जानते नहीं थे लखनऊ में। छात्रावास तो बाद में गए, उससे पहले हम 4 लोगों में से हम लोगों ने करा रेलवे स्टेशन चारबाग में उतरे, और चारबाग में उतरने के बाद हमने सामान रख दिया अपना। सामान रखने के बाद 2 लोग सामान देखते थे, यहाँ रहते थे, और 2 लोग हम रूम देखने जाते थे। हमको 3 दिन के बाद रूम मिला, फिर हम रूम में शिफ्ट हुए और फिर हमने कोचिंग शुरू करी लखनऊ में। न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग हुआ करती थी उस ज़माने में। उस कोचिंग की पढ़ाई करी और पढ़ाई करते करते विश्वविद्यालय में एडमिशन भी ले लिया, लखनऊ विश्वविद्यालय में, और फिर वो BA की पढ़ाई भी शुरू कर दी साथ साथ। तो MBBS में कुछ नंबरों से रह गए, यहाँ ग्रेजुएशन हो गया, तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर लॉ कर लिया। और लॉ के बाद मैं रिसर्च भी करना चाहता था, रिसर्च में भी मैंने एडमिशन किया था, अपना थीसिस वगैरह जमा करवाई थी। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड बन गया, और मैं छात्र राजनीति में पहले से था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, संघ का स्वयंसेवक था। मैंने ITC, OTC जो भी हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, वो सारे जो प्रारंभिक काल में करते हैं। मैं देख रहा था कि बैकडोर से आया है, ऐसा आपकी अदालत में मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से स्वयंसेवक रहे हैं, और बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो हमारे विचार परिवार की, संगठन की जो नीतियाँ हैं, उन सब को पार करते हुए या उन सभी को कहीं ना कहीं उन दायित्वों पर, चाहे वो नगर स्तर के, विश्वविद्यालय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के, उन सभी दायित्वों में रहने के बाद, छात्र राजनीति में रहने के बाद, युवा मोर्चा में रहने के बाद, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, और पार्टी ने जो भी दायित्व जब दिया उस दायित्व में काम किया। धामी जी, विद्यार्थी परिषद में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, OTC भी बहुत सारे लोग करते हैं, संघ के स्वयंसेवक भी बहुत सारे होते हैं, MLA भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था, और ये हमारी पार्टी है जो अपने आप में एक विशिष्ट पार्टी है, जिसमें किसी को पता नहीं होता है कि उसको कब क्या बना दिया जाएगा। आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं था कि आपको मुख्यमंत्री बना नहीं, बिल्कुल नहीं था। और मैं देखिए 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब सरकार कांग्रेस की बन गई वहाँ पर, तो उसमें तो कोई चांस नहीं था। लेकिन 2017 में जब उत्तराखंड के अंदर नए चुनाव हुए और नए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मुझे बहुत मेरे मन में था कि इस बार मैं मंत्रिपरिषद में जरूर आऊँगा। और जब मंत्रिपरिषद फाइनल होकर आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि लोकसभा का चुनाव होना है, तो मुझे लगा कि मैं लोकसभा के लिए चुनाव में खड़ा हूँगा। फिर मुझे दोबारा हमारे यहाँ मंत्रिमंडल बना, सरकार में कुछ चेंज हुआ, तो मुझे अब लगा कि इस बार तो ज़रूर मेरा नंबर आएगा। उस बार पार्टी में फिर पार्टी प्रेसिडेंट का नया बनना था, तो उसमें भी मुझे लगा कि अब की बार ज़रूर मेरा नंबर आएगा। लेकिन हर बार मेरा नंबर नहीं आया सब। और इस बार तो जब मैं बना, जब मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा नाम कहीं आने वाला है। मुझे अंतिम समय तक भी 4 जुलाई को मैंने शपथ ली है, 3 जुलाई को शाम को विधानमंडल दल की बैठक होती है, तब तक भी हमारी पार्टी में किसी भी हमारे प्रभारी जी का, कोई पार्टी कार्यालय से, कहीं से मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया गया कि आपको बनाया जा रहा है। मैं पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, और अचानक हमारे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी, नरेंद्र सिंह जी, पहले कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री रहते हुए वो हमारे ऑब्जर्वर थे, प्रभारी थे, और वो सीधे नाम की घोषणा करते हैं। तब मुझे पता लगा कि मुझे जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, कल मेरी शपथ होने वाली है। देखिए, उस जमाने में 3 महीने में उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। बीजेपी के सामने मुश्किल थी। आप कह रहे हैं कि आपका नंबर कहीं नहीं लग रहा था, न मंत्री बनने में, न लोकसभा में, तो ये मोदी जी ने आपका नंबर कैसे लगाया? मैं देखिए, वो बहुत पारखी हैं और वो जानते हैं।
और उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को मौका दिया और मैंने भी कोशिश करी कि जो भी पार्टी का दायित्व है, पार्टी की जिम्मेदारी है, या पार्टी जो मुझसे एक्सपेक्ट करती है, जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा को मैं पूरा करूं। और 6 महीने बाद चुनाव भी होना था, तो पूरी सामर्थ्य के साथ और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हमारी पार्टी चुनाव में गई। और उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक जब भी उत्तराखंड का चुनाव हुआ, हर चुनाव में वहाँ ये परिपाटी थी कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, चुनाव आता है तो सरकार बदल जाती है। 22 सालों के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में हुआ कि ये मिथक टूटा, ये जो इतिहास था वो नया बना, एक जो परिपाटी थी वो परिपाटी बदल गई और उत्तराखंड में दोबारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे वहाँ के मुख्य सेवक के रूप में जो काम मिला था, उत्तराखंड की जनता ने फिर से सेवा करने का अवसर दिया और एक इतिहास बना दिया। धामी जी, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ये महेंद्र सिंह धोनी के तरह है, फिनिशर है, आखिरी 2-4 ओवर में छक्के चौके लगा के जिता देता है। वो शायद इसलिए कहते होंगे कि मुझे ऐसे समय में लाया गया था उस समय, कि उस समय चौके और छक्कों की ही ज़रूरत थी, धाकड़ बल्लेबाजी की ज़रूरत थी, इसलिए जो है वो मुझे धाकड़ कहते होंगे। लेकिन आपको दुख हुआ होगा कि पार्टी जीत गई और आप अपना असेंबली का चुनाव हार गए। जी बिल्कुल, मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा मुझे कि ये अचानक, चूँकि मैं अपने चुनाव में समय भी नहीं दे पाया था और मेरे लिए प्राथमिकता थी कि मैं चुनाव, मेरा जीतना या हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना मेरी पार्टी को जीतना चाहिए था। और थोड़ी देर के लिए ज़रूर एक मनुष्य का गुण होता है, उसको लगता है कि ये क्या हो गया, मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि जो काम मुझे दिया गया था, पार्टी ने जिसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी थी, दायित्व दी थी, वो काम मेरा पूरा हुआ, इसलिए मेरे मन में कोई अपने हारने का दुख नहीं था। पार्टी के जीतने का जो है मुझे बहुत सुकून था कि मैंने अपना दायित्व पूरा किया। लेकिन आपको ये लगा होगा कि अब तो मेरे हाथ से गया मुख्यमंत्री पद? ये बिल्कुल भी मन में नहीं था। संतोष इस बात का था कि पार्टी की सरकार आ गई, पार्टी जीत गई और जो हमने वायदे किए हैं, जो मैं जनता के बीच में जाकर बोला था कि हम ये काम करेंगे, हम इतनी सारी योजनाओं को लाएंगे, वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मैं तत्काल पार्टी कार्यालय गया और पार्टी कार्यालय में जाकर मैंने कहा कि जो भी हमने जनता से वायदा किया है, जो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, हम वो सब पूरा करेंगे।